अगर आप लोगों के सामने रोटी और मज़हब रखो तो लोग कौन सी चीज़ चूज़ करेंगे। ये मेरी लास्ट जनरेशन है जो गैरेज का काम करेगी, तेरी जनरेशन कभी गैरेज का काम नहीं करेगी। व्हेन डिड यू रियलाइज कि लाइफ फेयर नहीं है? बोले कोई दिक्कत नहीं, लोन दे देंगे आपको, सैंक्शन कर लेंगे। तो फिर वो बोला कि आपके अब्बा क्या करते हैं। मेरे पापा मिस्त्री है, गैरेज का काम करते हैं। जैसा उसने सुना उसने बोला नहीं तुम्हें लोन नहीं मिलेगा, निकल जाओ। दुकान पे 6 लोगों का पेट भरना, खुद का छत नहीं है, भाड़े से हम इधर उधर घूमते रह रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि खाने को भी कुछ नहीं है तो चाय बिस्किट खा के सो रहे हैं। जैसे मैं घर के पास पहुंच गया तब आई रियलाइज़ कि अब मैं भाई नहीं, अब मैं बाप बन के गया हूँ। फिर उठ के फिर अब्बा के कबर को सैल्यूट किया मैंने, कि मैंने बोला आपका ख्वाब था मैं एक बड़ा अफसर बनूँ, इंशाल्लाह इस बार मैं यूपीएससी के रैंक निकालूंगा। तो रमज़ान के टाइम पे बहुत बार घर पे पैसे वगैरह नहीं होते थे तो लोगों की मदद होती थी। अब्बा मुझे छोटी एक चीज़ बताते हमेशा, अगर कुरान शरीफ में आपने सूरा यूसुफ लिखा है, सो इट्स लाइक कि नेवर गिव अप ऑन द मर्सी ऑफ अल्लाह। अल्लाह की रहमत से कभी ना अल्लाह की उम्मीद रहमत नहीं। से 7 साल आपने आईबी में काम किया है। 7 सालों में आपने क्या सीखा? सिस्टम हमेशा अलर्ट पे रहती है, चाहे लोग जाग रहे हो सो रहे हो, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन चलता रहता है और हर जगह नज़र रखी जाती है सो दैट कोई लॉ ऑर्डर का इशू ना हो। आई कुड नेवर से आई लव यू टू माई फादर। बाप और बेटे का ऐसा रहता है कि बेटा कभी बोल नहीं पाता है। वेलकम टू द शो मिस्टर अल्ताफ़। थैंक यू मैम। बचपन से शुरुआत करते हैं। जब आप बचपन के बारे में सोचते हैं, कौन सी तस्वीर आपके दिमाग में सबसे पहले आती है? बचपन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो मेरे मुझे अब्बा का गैरेज याद आता है, और गैरेज को लेके हमारी चाय की दुकान जो दादी की थी, तो मेरा बहुत सारा बचपन उसी में चला गया। और दूसरी चीज़ जो याद आती है वो है कि गैरेज के साइड में एक स्क्रैप की दुकान थी जहाँ पे मैं जाके रद्दी वाली किताबें पढ़ते बैठता था। तो ये चीज़ें आज भी जब बचपन का सोचता हूँ तो याद आती है। और जैसे कि मैं गांव से हूँ, काटीवाड़ी बारामती से, तो नदी में तैरना, पेड़ों पे खेलना, ये सब चीज़ें आज भी मैं याद करता हूँ। और जब भी गांव जाता हूँ तो सोचता हूँ कि काश वो दोस्त अभी साथ में रहे तो वो फिर से वो मोमेंट्स मुझे याद लाने हैं, वापस से लाने हैं। गांव में बड़ा होना, आपको लगता था रियलिटी से आपकी दुनिया बहुत दूर है? अगर उस समय की बात की जाए तो डेफिनेटली जिस तरह की चीज़ें, अब जैसे मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को जिस तरह का एक्सपोजर यहाँ पे मिलता है, तो गांव में ये नियरली डिफ़िकल्ट था उस ज़माने में। और इट वाज अराउंड 95 96 2002-3 तक, तो बहुत सी चीज़ें उस टाइम पे पता ही नहीं थी कि होती क्या है दुनिया करके। तो जब गांव से बाहर निकले तब पता चला कि यार ऐसी भी दुनिया होती है, ऐसी भी चीज़ें होती है। गांव में तो एक था कि वो जैसे मेंढक कुएं में रहता है, उस तरह से हाल थे पूरे। और डेफिनेटली बहुत सारा डिफरेंस है गांव में और सिटी में, बट एक चीज़ है कि जो सुकून गांव में है वो आज भी है। शायद सिटी में वो आपको मिले ना मिले, मुझे पता नहीं। आप गांव में आपकी दादी की चाय की दुकान है, जी, आई थिंक आज भी है, राइट? आज भी जी। जी। वहाँ पे आप बचपन में जाते थे दादी के साथ। जी, अर्ली एज में उस चाय की दुकान ने आपको लोगों के बारे में क्या सिखाया? सबसे पहले अगर बोलूँ तो चाय की दुकान में बैठ के मुझे पढ़ने की आदत लग गई। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, बहुत छोटा था, सेकेंड थर्ड क्लास में थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि कस्टमर आने वाले हर तरह के थे। कोई वाइट कॉलर वाले थे, वर्कर्स थे, कोई शराबी भी लोग आते थे। तो हर तरह के लोगों को देखते थे। फॉर एग्जांपल दुकान के अगली, मतलब रोड के अपोजिट साइड में एक बियर बार था और थोड़ा पीछे एक शराब की दुकान थी। तो मैं ही केटल लेके जाता था वहाँ पे चाय वगैरह, तो देखता था लोगों को शराब पी के ज़मीन पे लेट रही है कर अपना। तो बचपन से ही वो चीज़ें दिमाग में बैठ गई कि यार ये करना नहीं है अपने को लाइफ में। और दूसरा ये था कि दुकान में रहते रहते ये समझ आया कि काम कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसके एक वैल्यू है और उसके कदर है। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे सीखी। तो आज भी अगर मेरे ऑफिस में अगर कोई स्टाफ भी रहेगा, कोई मतलब आपका स्वीपर भी रहेगा, कोई भी रहेगा, तो मैं उसको उसी डिग्निटी से ट्रीट करता हूँ जिस डिग्निटी से मैं बचपन में देखता था कि लोग कैसे काम करते हैं। आपका स्कूलिंग भी वहीं से हुआ है। जी मैम। सो पढ़ते पढ़ते दादी के साथ चाय की स्टॉल पे काम करना, लोगों को चाय सर्व करना, हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट? अब ये था ना कि जैसे स्कूल में बताऊँगा आपको कि मैं अराउंड फोर्थ क्लास तक वहाँ पे था। तो कुछ घर में ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, उसके बाद हमें काटेवाड़ी बारामती से इस्लामपुर, जिसको अभी ईश्वरपुर बोला जाता है, सांगली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जाना पड़ा।
क्योंकि बहुत से मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस भी घर की ख़राब हो गई और रहता घर बेचना पड़ा। तो दादी ने कहा कि अब यहाँ पे मत रुको, आप वहीं पे चले जाओ, वहीं सेटल हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे मेरे मौसी और खालू थे। तो अगर उस टाइम की अगर बात की जाए 4th तक, तो स्कूल में जाके दोपहर में आना, फिर शाम को बैठना, फिर सुबह सुबह जल्दी जाके बैठना, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ लगती नहीं थी कि मैनेज करना है, कुछ करना है। इट वॉज जस्ट लाइक ए पार्ट ऑफ लाइफ कि सुबह उठ के क्या करना है, चलो दादी के साथ बैठते हैं जाके। और जैसे 10 बजे तक बैठे, वही बैग उठा ली, स्कूल में चले गए, और शाम को जैसे आ गए, शाम को आके बैठ गए। अब वहाँ पे वो तकलीफ नहीं थी मुझे बिल्कुल भी कि मुझे काम करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है। इट वॉज लाइक माई मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। तो वहाँ दादी के साथ बैठो, पकौड़े खाओ, आपके बाद फिर बन मस्का खाओ, चाय पियो, यही चलता रहता था। घर क्यों बेचना पड़ा? उस टाइम शादियों वगैरह में पापा का बहुत खर्चा हो गया। दूसरी बात ये थी, आपके फादर की वेडिंग? हाँ मेरे अब्बा का, उनका। तो उस वजह से क्या हुआ कि 5% पे कर्जा उठाना, तो ये चीज़ें इतनी बढ़ गई। तो उस चक्कर में अब्बा की सेहत भी ख़राब हो गई मेरे काफ़ी। तो ऐसा टाइम आया कि मतलब वो ज़िंदा रहते कि नहीं, ये कंडीशन आ गई थी। अब फिर क्या करना है कि पैसा भी चुकाना है, तो फिर हमें घर बेचना पड़ा उस टाइम पे। तो मैं देखता था तो घर देखने के लिए लोग आते थे, और हमारे घर वाले अंदर बैठते थे, मैं मेरी मम्मी वगैरह सर पे हाथ लगाए। तो समझ नहीं आता था कि मतलब चल क्या रहा है, बट स्टिल इतना सेंस होता था कि कुछ तो गलत है। तो फिर वो घर बेच दिया। फिर हम काफ़ी साल तक वहाँ पे रेंटल मकान में रहे। और मेरे पापा, जो आपको बोला, इस्लामपुर सांगली में गए थे, तो अराउंड 20 साल तक हम वहीं पे रेंट पे रह रहे थे। तो ये चीज़ें हुई उस समय। अब ये रहता है कि अब अगर मराठी में बोले तो वो 7.5 ही चल रही थी, जो आपका हर किसी के लाइफ में एक नेगेटिव फेज़ आती है, तो वो फेज़ हमारे लाइफ में आ रही थी। सो यू आर द एल्डेस्ट चाइल्ड, राइट? हाँ, मैं सबसे बड़ा था। हाँ, तो जो आपके भाई बहन को जितनी समझ आ रही होगी, उससे ज़्यादा आपको समझ आ रही होगी। जी, सो वाइल 4th स्टैंडर्ड इतना भी कुछ मेच्योरिटी वाला एज नहीं है। सो बराबर। डीलिंग दैट प्रेशर, सिबलिंग्स को भी, मतलब एक विलेज साइड अगर हम देखते हैं तो सिबलिंग्स के साथ भी एक टाइट निटिंग रहता है, उनको संभालना, और फिर पेरेंट्स के साथ डीलिंग करना और दादी को देखना। हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट? अब बात ये थी कि अब्बा और उनके 2 भाई थे, हाँ। छोटे, दादी थी, तो काम तो चल रहा था, गैराज ये वो। तो फॉर्चुनेटली माई फादर वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ कि मेरे ऊपर वो बर्डन कभी आया नहीं उस चीज़ का। बट ये मैं देखता था कि तकलीफ इनको बहुत हो रही है, ये हमें बता नहीं रहे कि तकलीफ क्या हो रही है, बट आई कुड सेंस। और छोटे जो थे, मतलब सबसे छोटा भाई, वो तो जस्ट ही वॉज न्यू बॉर्न। छोटी बहनें थी, उनका भी मतलब कहा 4 साल, 5 साल, 6 साल की एज थी। तो उनको संभालने के मम्मी तो सब चीज़ों का देख ही रही थी, बाकी अब्बा थे, दादी थी, चाचा लोग थे, वो लोग सब मैनेज कर रहे थे। और रही बात मेरी, तो मैं बस ये देख रहा था, बस इतना मुझे समझ आ रहा था कि ये समय आया है मुश्किल, लेकिन फ्यूचर में कभी ये समय नहीं आना चाहिए अपने ऊपर। बस उतना सेंस आ रहा था कहीं पे। और तभी कभी कभी मैं ये सब चीज़ें देख के मुझे भी रोना आता था। तो अब्बा मुझे छोटी एक चीज़ बताते हमेशा, अगर कुरान शरीफ में आपने सूरा यूसुफ एक है, सो इट्स लाइक कि नेवर गिव अप ऑन द मर्सी ऑफ अल्लाह। मतलब खुदा के मर्सी पे आप कभी गिव अप मत करना, अल्लाह की रहमत से कभी अल्लाह की नाउमीद नहीं। रहमत से। तो वो चीज़ मुझे बताते थे। अब उसका मतलब मुझे अब समझ आ रहा है, उस टाइम पे नहीं समझ आता था। तो वही चीज़ है कि ऊपर वाले भी आपकी ओर देखता है, वो भी देखता है कितने तकलीफ में आप कर रहे हो, और दूसरी चीज़ की तकलीफ में होने के बावजूद क्या आप ऊपर वाले के ऊपर उतना ही भरोसा रख रहे हो। सो होपफुली वो चीज़ें ओवर द टाइम चेंज हो गई हमारी। बचपन से ही क्या आप ऑब्जर्विंग थे बाय नेचर, या यू वर वेरी ओपिनियनेटेड अबाउट द थिंग्स दैट यू फेल्ट? देखो, इसमें आपने 2 पार्ट बताए। पहली बात तो ऑब्जर्विंग वाला, तो हाँ मैं बचपन से ही ऑब्जर्वेटिंग था, काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करता था, और लकीली मेमोरी शार्प थी, तो बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में रहती थी। और दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि जो आपके ओपिनियंस को लेकर वोकल रहना, तो मैं था। इवन मेरे स्कूल टाइम में व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, तो सारे टेस्ट में मैं 2nd 3rd मेरा रैंक आता था। और 6th स्टैंडर्ड में जब मैं चला गया, 6th स्टैंडर्ड में मुझे क्लास में 4th रैंक दे दिया। तो मैंने पूरे क्लास में उठ के हंगामा शुरू कर दिया कि भाई मुझे 4th रैंक दिया कैसे, मेरा या तो 1st या 2nd आना चाहिए। और मैं डायरेक्टली टीचर को बोला कि मुझे अभी पेपर दीजिए सामने, मैं आपके सामने बैठ के लिखूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस देख के मेरे अब्बा बाहर खड़े थे, उनको इतनी खुशी, उसने बोला अरे ठीक है, बोला चौथा है, ठीक है, तेरा कॉन्फिडेंस से मैं समझ गया कि तू फर्स्ट ही है करके। तो ये चीज़ें स्कूल में भी मैं करता था। दूसरी चीज़, घर में भी कोई अगर बात होती तो मैं बोलता रहता था अब्बा को। और इसमें फॉर एग्जांपल बहुत सी सारी चीज़ें मुझे बचपन से ही, मतलब कुछ कुछ नेगेटिव तरीके से भी बताई जाती थी, तो वो चीज़ें मैं पहले पढ़ लेता था और फिर बोलता कि भाई ये ऐसी चीज़ नहीं, गलत है करके। अच्छा, बचपन से रिसर्च करते थे? बचपन से रिसर्च, क्योंकि कोई अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई बोले कि ये ऐसी चीज़ है, या ऐसी चीज़ लिखी गई है, या ये चीज़ मना है, तो मुझे ये जानना रहता है कि भाई ये क्यों मना है। अगर इसमें अगर आप मैं एक एग्जांपल बताओ, कंट्रोवर्सी हो ना, आई डोंट नो, तो आप जो क्रैब्स, आपको पता है ना, खेकड़े जो होते हैं,
तो हमारे गांव में कैनॉल था, तो उसमें हम बचपन में खेकड़े पकड़ते थे, खाते थे हम वहाँ पे। तो मुझे अब्बा ने बोला कि खेकड़े नहीं खाना है, हमारे इसमें हराम है। तो मैंने पूछा क्यों क्यों हराम है? तो बोले कि उसमें खून नहीं होता है। फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा अब्बा उसमें खून होता है लेकिन वो रेड पिगमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से खून का कलर लाल नहीं होता। अब्बा बोले यार सही कहा करके। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती थी वो भी मान जाते थे। तो ऐसा बचपन से ही चीज़ें थी। ओपिनियन भी देता था मैं और ऑब्जर्वेशन भी हमेशा रखता था मैं। बस ये रहता था कि ऑब्जर्वेशन करो, दिमाग में रखो, जब वक्त आए तभी बोलो। व्हेन डिड यू रियलाइज कि लाइफ फेयर नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती सबको? अब ये चीज़ जब मैं 12th क्लास में था, तो 12th की एग्ज़ाम हो गई। उस टाइम पे AIEEE की एग्ज़ाम होती थी इंजीनियरिंग के लिए, जो NITs वगैरह के लिए। तो मुझे अच्छे स्कोर आए थे, मुझे NIT भोपाल, NIT नागपुर अलॉकेट हो गया था। अब मैं खुशी खुशी था पूरा कि चलो अब अपन इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से करेंगे। मेरे क्लास में भी जो बाकी के दोस्त थे वो भी कुछ कुछ कॉलेजेस से कर रहे थे। तब ये दिक्कत आई कि मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने अब्बा को बोला कि एडमिशन लेना, तो अब्बा ने सीधा बोल दिया कि भाई देख, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30,000 खर्चा कर सकता हूँ, जबकि कॉलेज की उस टाइम की फ़ीस अराउंड 70-80 हज़ार के आसपास थी। हम बैंक्स में चले गए, हर बैंक में गए, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। और एक बैंक में ऐसे चले गए हम, जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, तो महाराष्ट्र की बैंक है वो। तो उसके एक मैनेजर थे, तो बैठे, मेरे सारे डॉक्यूमेंट देख लिए, ये 1 2 3 सब चीज़ें बढ़िया बोले। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, लोन दे देंगे आपको, सैंक्शन कर लेंगे। तो फिर वो बोला कि आपके अब्बा क्या करते हैं? तो मैंने बोला सर ही इज़ ए मैकेनिक है। तो उसको लगा कि मैकेनिक मतलब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मैकेनिक हो गए। मैंने बोला नहीं सर, मेरे पापा मिस्त्री है, गैरेज का काम करते हैं। जैसा उसने सुना, उसने बोला नहीं, तुम्हें लोन नहीं मिलेगा, निकल जाओ। तो मुझे इतना गुस्सा आ गया था उस टाइम पे। अब अब्बा थे, वो भी मजबूरी थी, हालत थी वही, आपके अब्बा साथ थे? साथ थे। तो मैंने बस वही उसके सामने उठ के मैंने चैलेंज कर दिया। एक टाइम आ गया कि इस बाप का भी नाम मैं फ़ख्र से लूँगा कि मेरा बाप भी मैकेनिक है। मैं निकल आया वहाँ से और अब्बा को भेज दिया घर। मैं बारिश से चलते आ रहा हूँ रोते रोते। फिर वही दिमाग में छन से जो टूटे कोई सपना गाना चल रहा था कि मेरा इंजीनियरिंग का सपना टूट गया करके। तो उस टाइम पे लगा कि मुझे कि टैलेंट होने के बावजूद भी आपको फेयर अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कभी कभी। ये चीज़ थी। दादी के चाय के स्टॉल के साथ साथ क्या आप आपके अब्बा के गराज पे भी जाते थे, बैठते थे, वक्त बिताते थे? हाँ, मैं बैठता था। इवन जब भी बचपन में जो मतलब बारामती में थे, तो चाय और गैरेज साथ में ही था। अच्छा, आसपास था। हाँ, मतलब जैसे गैरेज को लग के ही था वो। अच्छा, ओके। तो ये लोग बैठे रहते थे, मैं रहता था वहाँ पे। और उस टाइम पे 1-1 2-2 रुपए मिलते तो बहुत बड़ी बात थी। तो उसके लिए मैं घूमता रहता था बस, कि अब्बा मेरे और देखे और बोल दे ले 1 रुपया ले, खाने के लिए चला जा। और यही जैसे हम इस्लामपुर, जो ईश्वरपुर है सांगली का, वहाँ पे जब चले गए, तो गैरेज में मैं बैठता था। बट उन्होंने कभी मुझे छूने नहीं दिया किसी चीज़ को, गाड़ी को या इस चीज़ को। उसने वो पापा ने मतलब बोला मुझे उस टाइम पे कि ये मेरी लास्ट जनरेशन है जो गैरेज का काम करेगी, तेरी जनरेशन कभी गैरेज का काम नहीं करेगी। तो फिर मेरे लिए क्या था, गैरेज में बैठता था मैं, लेकिन किताब लेके पढ़ते बैठता था। और एक ऐसा किस्सा हुआ था अराउंड 2002-3 में। तो मैं गैरेज पे बैठा था, पढ़ रहा था, अब्बा काम चल रहा था। और उसी टाइम 2-3 गाड़ी आ गई सामने से, पुलिस की बत्ती वत्ती लगाई हुई। तो आए, तो एक पुलिस वाला आया, वर्दी वाला, बोला कि मिस्त्री साहब बुला रहे आपको। तो अब्बा गए, थोड़ा लगा भाई इतनी गाड़ियाँ रुकी है क्या है। तो बोले साहब बताइए। तो वो जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि मिस्त्री, मेरी एक स्कूटर है, मतलब मेरी पढ़ाई के टाइम से, जब वो 1990s में दिल्ली में UPSC की पढ़ाई कर रहे थे, वो स्कूटर है और वो चल नहीं रही है। और मुझे किसी ने कहा कि आपके यहाँ पे वो रिपेयर होती है। तो अब्बा ने बोला सर मैं आता हूँ आपके बंगले पे, कर लूँगा गाड़ी का काम। तो उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। तो मैं वहाँ पे अपना पढ़ रहा था। तो वो बोले ये लड़का कौन है? तो अब्बा ने कहा सर मेरा बेटा है। वो बंदा गाड़ी से उतर गया, आया, मिला बिला, बोला बहुत बढ़िया मिस्त्री, क्योंकि आपकी कम्युनिटी में हम देखते हैं कि बाप के साथ बेटे भी धंधे पे होते हैं, मुर्गियों का धंधा हो, गैरेज का हो, कोई भी, मतलब अर्ली एज से लगा अर्ली एज से लगा लेते हैं। लेकिन आप इसको हाथ में किताब दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पापा बोले कि साहब बड़ा ऑफिसर इसको भी बनाना है मुझे। तो ऑफिसर बोले, मुझे भी मतलब उन्होंने देखा, बोला बेटा अच्छे से करो। और यू विल बी शॉक्ड टू सी कि वो जो ऑफिसर थे, ही वॉज अशोक कामटे साहब, जो 26/11 में शहीद हो गए। हाँ, सो दैट वाज थिंग कि वो चीज़ें मतलब बचपन में देखी गई, लेकिन फिर वो लगा कि जैसे अब्बा ने मुझे हमेशा बोला कि नहीं तुझे गैरेज में बैठना ही नहीं है। एक बार मैं अराउंड 5th क्लास में था, तो दोस्त के साथ मैं चुपके से सैटरडे संडे अपने आइसक्रीम की गाड़ी लेके जाता था, दोनों। हाँ, तो दिन भर घूम के 30 रुपये बेचने मिलते। के लिए? हाँ हाँ हाँ, वो अपने घंटी बजाते हाँ हाँ करके। हाँ हाँ। तो दिन भर 30 रुपये मिलते थे, वो 25 रहता था, मुझे 5 रुपये देता था।
अच्छा, उसकी गाड़ी थी? हाँ मतलब वो लेता था और मैं उसके साथ घूमता था बस अच्छा अपना। अच्छा हाँ अच्छा, okay. तो जब अब्बा को पता चला तो अब्बा ने बहुत डांटा था मुझे उस टाइम पे। तो बोले कि तुझे काम धंधा करना ही नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तेरे हाथ में बस किताब रहेगी। तो ये चीज़ें शेप कर दी। तो गैरेज, चाय की दुकान, यही चीज़ों ने मतलब काफ़ी हद तक एक पर्सनैलिटी बिल्ड कर दी मेरी। जी। Your father passed away even before you became an ICLS अ, officer. मेरे अब्बा का इंतकाल 8 नवंबर 2017 को हुआ। हम्म। हाँ आपके आपके यूपीएससी क्लियर करने से पहले? उससे हाँ यूपीएससी क्लियर करने से पहले हाँ, लेकिन उससे पहले आई वॉज इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ, करेक्ट। तो तब अब्बा थे हाँ, जब आईबी में मैंने सो ज्वाइन मतलब किया ही था। इज ऑलरेडी ही सॉ योर हाँ उन्होंने देखा हो। बिगिनिंग ऑफ योर करियर। यस यस यस, करियर की बिगिनिंग देखी उन्होंने। जो उनको कुछ कुछ तकलीफें हो रही थी वो मैंने कैसे सॉल्व कर दी वो देखा उन्होंने। तो एक प्राउड थे काफ़ी कि भाई चलो मेरा बेटा मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है। और उनका ये था कि नहीं यहाँ तो रुकना नहीं है और आगे जाना है। जी। मोटिवेशन था। मोटिवेशन था कि अपने लिए। क्या लगता है आपको, घर से मोटिवेशन होना बच्चों के लिए, पेरेंट्स का मोटिवेशन होना कितना इंपॉर्टेंस रखता है? अब क्या रहता है देखिए मैडम कि अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज से मोटिवेशन लेते हो ना तो वो आपको 10 दिन 15 दिन आपको मोटिवेट करेगा, उससे ज़्यादा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के स्पीच सुन रहा हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ प्रोग्राम में बैठ रहा हूँ तो उस मोमेंट के लिए तो मेरे अंदर स्पाइक आ जाएगा, जैसे अपना शुगर स्पाइक होता है वैसे मैं आऊँगा बोलूँगा नहीं मुझे पढ़ना है बैठूंगा, वो कंटिन्यू नहीं रखेगा। लेकिन जब आप आपके आंखों के सामने देखते हो माँ बाप के आपके हाल क्या है, जैसे मैं तो देख रहा था गैरेज था, गैरेज के एक दुकान पे 6 लोगों का पेट भरना, खुद का छत नहीं है, भाड़े से हम इधर उधर घूमते रह रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि खाने को भी कुछ नहीं है तो चाय बिस्किट खा के सो रहे। तो वो कांस्टेंट मोटिवेशन तो था ही, बट एट द सेम टाइम कि वो एक गुस्सा भी था खुद में कि ऐसे दिन आ रहे, ये दिन हमें बदलने ही बदलने हैं। और इसके लिए मैं क्या कहता था कि भाई लकी था कि एटलीस्ट अब्बा वो तो हमारा सब देख रहे थे, सर पे छत और खाने का, बाकी अब ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं पढ़ के इनको उस चीज़ों से बाहर निकालूँ। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक असर करती थी। जब आपके वालिद का, अब्बा का इंतकाल हुआ, तो उस समय आपको कौन सी चीज़ ने अंदर से तोड़ा और कौन सी चीज़ ने आपको बनाया, मजबूत किया? अब ये जैसे तोड़ने वाली जो आपने बात बोली तो गिल्ट रह गई कि मतलब मैं ज़्यादा समय अब्बा को दे नहीं पाया, क्योंकि जस्ट पोस्टिंग करके मैं यूपी में चला गया था तो घर आना भी मेरा उतना पॉसिबल नहीं हो रहा था उस टाइम पे। दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ कुछ ख्वाब देखे थे मैंने कि चलो अपना खुद का घर लेते हैं उसमें रह लेंगे, तो वो चीज़ें मैं पोस्टपोन करता गया कि थोड़ा और अच्छा हो जाए और रैंक कोई आ जाए उसमें कर लूँ। तो शायद उसी टाइम पे वो चीज़ें अगर करता तो उनको वो खुशी हो जाती, चलो बेटे ने ये सब चीज़ें कर ली। और दूसरी चीज़ जैसे आपने कहा कि जो मजबूत क्या किया, कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि जिस मोमेंट मुझे वो खबर पता चली अब्बा के इंतकाल की, तो वो उस टाइम पे मैं सिक्किम में था, काफ़ी ड्रामेटिक सीन था उस टाइम पे। अगर आप इजाज़त दे तो मैं बताना चाहूँगा। तो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी माउंटेनियरिंग की सिक्किम में, जो युमथांग वैली थी, 12,000 फीट की ऊंचाई थी। और वहाँ पे कोई भी आपका सेल फोन नेटवर्क चलता नहीं है। तो हमें पहले ही बताया गया था कि आप ये सैटेलाइट फ़ोन्स के नंबर घर पे दे दीजिए इनकेस अगर इमरजेंसी हो, क्योंकि हम एक हफ्ता भर वहाँ पे रुकने वाले थे। तो हम वहाँ पे चले गए और 8 नवंबर की मतलब 5 नवंबर को मेरा बर्थडे रहता है। तो उस टाइम पे मैंने अब्बा से बात की थी, मैंने कहा था आने के बाद चलते कहीं घूमने वगैरह। तो 8 नवंबर की अराउंड दोपहर 3-4 के आसपास बजा था टाइम, और हम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। तो हमारा स्टाफ आया दौड़ते, बोला अल्ताफ सर आपको साहब बुला रहे करके। तो मैंने बोला इस टाइम पे क्या है, क्योंकि सब चले, तो बाकी मेरे दोस्त थे, मैंने बोला यार जाके आता हूँ मैं, आप खेल लो। मैं जैसे गया वहाँ पे मुझे उन्होंने बैठाया और बैठा के पूछा कि भाई अब्बा की तबीयत वगैरह कैसे, क्या है। मैंने बोला क्या हो गया सर। वो बोला नहीं सब ठीक तो था घर पे वगैरह। मैंने बोला हाँ सर मेरी रिसेंटली बात हुई है उनसे 2-3 दिन पहले। तो बैठे 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 मुझे पानी दिया पीने के लिए और बोला कि अल्ताफ योर फादर इज़ नो मोर। तो उस मोमेंट कुछ मुझे समझा ही नहीं कि हुआ क्या, मतलब नो मोर का मतलब क्या होता है। मैं बाहर आया और जस्ट मतलब पूरा डार्कनेस था आंखों के सामने कि क्या है करके, और मैं बस साइलेंटली ऐसा बैठ गया। मतलब मुझे रोना है वो भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करना है क्या नहीं। फिर धीरे धीरे सेंस होने लगा कि भाई नो मोर मीन्स आपका बाप नहीं रहा। अब उस मोमेंट यही था मुझे कि मुझे घर जाना है कुछ भी करके। तो सर ने भी मुझे पूछा कि अभी रुकना है क्या करना। मैंने बोला नहीं सर मैं निकल जाऊँगा घर पे। तो वो टाइम पे काफ़ी ऑब्वियसली आदमी रोता ही है, रोया रोया। फिर नेक्स्ट डे मेरी सुबह की फ़्लाइट थी और रात में 11-12 बजे तक मैं घर पे पहुंचने वाला था। तो जैसे मैं वहाँ से निकला युमथांग से मैं गैंगटोक गया, हॉस्टल में चला गया, बैग वगैरह भर ली और दोपहर में 12-1 बजे अपना बस शावर के नीचे बैठ गया। 4-5 घंटे ऐसा ही पड़ा था मैं
कि लाइफ में मतलब क्या है सामने, क्या हो रही है, क्या चीज़ें नहीं। और नेटवर्क था नहीं, जैसे नेटवर्क में जैसे आ गया, देखा मैं 200-300 कॉल आ गए, मैसेज आ गए, भाई बहन के कॉल। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनको मैं जवाब क्या दूँ, कैसे। फिर बात हुई, चाचा ने कहा मुझे कि हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैंने बोला जो है क्लियर बताओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं रहे। तो मैंने बोला ठीक है, अब पूरा कब्रिस्तान वगैरह का जो भी सब इंतज़ाम आप करवा लो, मैं कल पहुंच जाऊँगा। बाकी उनका ये था कि तू आने तक हम रखते हैं। मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि अगर एक दिन भी रखोगे तो घर वाले पागल हो जाएंगे उसमें। तो नेक्स्ट डे मैं घर चला गया, तो पूरा वो 24 घंटे का मेरा जो जर्नी था, इट वॉज ऑल क्राइंग, ऑल गिल्ट। बट द मोमेंट आई रिच माई होम, जैसे मैं घर के पास पहुंच गया, तब आई रियलाइज़ कि अब मैं भाई नहीं, अब मैं बाप बन के गया हूँ। और उसके बाद जैसे गया, घर वालों पे देखा, पहली बार अम्मी की चूड़ियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, घर पे बैठी है, भाई एकदम रो रहा है। मैंने बैठा बैठा फिर कब्रिस्तान चला गया। कब्रिस्तान पे कब्र पे जाके मैं बैठा, वहाँ पे काफ़ी देर तक ऐसा ही बैठा। फिर उठ के फिर अब्बा के कब्र को सैल्यूट किया मैंने, कि मैंने बोला आपका ख्वाब था मैं एक बड़ा अफसर बनूँ, इंशाल्लाह इस बार मैं यूपीएससी के रैंक निकालूंगा। मैं घर आया, फिर नेक्स्ट 2-4 दिन सब लोगों को हैंडल करना, ये सब चीज़ें करना, क्योंकि अब उनके सामने तो रो नहीं सकता, क्योंकि घर में सबसे बड़ा होने का एक सबसे बड़ा शाप ये भी होता है कि आप आपके फीलिंग्स नहीं बता सकते। तो जैसे अगर मेरे छोटे भाई या बहन है, तो उनके सामने मैं रो ही नहीं सकता कभी भी। वो टाइम वहाँ पे भी हुआ कि ये सब लोग गम में हैं, मैं बस अपना ऐसा खड़ा हूँ, सब मैनेज कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रोने लगा, अगर मैं वहाँ पे ढल गया, तो पूरी फैमिली धाराशायी हो जाएगी। तो जैसे वो हो गया, फिर आई वेंट टू सीतापुर, वापस मेरे पोस्टिंग के प्लेस में। 1 महीना भर तो मैं कमरे से निकला ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वो ट्रॉमा, ये सब चीज़ें। तो उस महीने भर में मैंने बहुत सी चीज़ें मतलब पढ़ी, काफ़ी किताबें दिन रात पढ़ता रहा। तो बुक्स पढ़ने के बाद ये हो गया ना कि काफ़ी हद तक मुझे लगा कि हर किसी के लाइफ में गम आता है, और हर बड़ा आदमी जो हुआ है वो उस गम से पास्तर हुआ है। तो फिर उससे बाहर निकला, फिर मैंने वापस से मेरा यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की रिटर्न हो गई थी, फिजिकल एग्ज़ाम बची थी और इंटरव्यू बचा था। तो मैंने बोला कि भाई इस बार अब्बा के नाम पे करना है। तो मेहनत की अच्छे से। जून 21 को 2018 को रिजल्ट आया, सो आई गॉट ऑल इंडिया 94 रैंक उस एग्ज़ाम में। तो अब ये चीज़ें जैसे बोला आपने कि तोड़ा कैसे क्या क्या, तो मैं ये तो बोलूँ क्या कि अब्बा के इंतकाल के बाद मैं मजबूती हो गया, क्योंकि जो बचपना मेरे अंदर था वो इमिजिएटली उसी मोमेंट मर गया। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक समझ गया मैं कि अगर इस लेवल का गम अगर मैं झेल सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता दुनिया पे और कोई भी गम बड़ा होगा जिसके सामने मैं टूट जाऊँ। तो ये कहानी थी उस समय की। उस समय जब आप पे बोझ था, जिम्मेदारी का ज़्यादा था या गम का ज़्यादा था? देखिए, जिम्मेदारी तो उठाने के लिए तो था ही मैं, क्योंकि बड़ा भाई हूँ, तो उसके लिए कंप्लेंट करने से कोई मतलब है नहीं। मतलब मैं कितना भी बोलूँ कि भाई मैं ही बड़ा हूँ, मेरे ऊपर सब आ रहा है, तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था। क्योंकि मैंने एक ही दिमाग में रखा कि मेरे घर पे मेरे भाई बहनों को ये बिल्कुल भी नहीं महसूस होना चाहिए कि हमारे अब्बा नहीं है। दूसरी बात, जो बोझ था वो गम का था काफ़ी, क्योंकि मैं समय नहीं दे पाया। मुझे ज़्यादा दिन उनके साथ रहना था, रुकना था, घूमना था, उनको वो ख्वाब दिखाने थे जो उन्होंने बचपन से देखे थे। उस चीज़ों का गम मेरे ऊपर काफ़ी था। बाकी रही बात जिम्मेदारियों की, तो जिम्मेदारियों से मतलब ना तब भी मैं डरा, ना आज भी डरा हूँ, ना इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में भी डरूंगा मैं। आपको कभी ऐसा लगा कि इमोशनली बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस आपके सपनों को पोस्टपोन करना पड़ेगा और जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा पहले? अभी यहाँ पे एक बात थी ना, जैसे अब्बा की डेथ और ये सब चीज़ें हो गई ना, तो लकीली क्या था कि इनकम सोर्सेस मेरे पास थे, तो मैं जिम्मेदारी भी उठा सकता था। और दूसरी चीज़ क्या थी ना कि सपने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ड्रीम था यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करना, तो उतना वो टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं जिम्मेदारी पहले निभाऊँ और फिर वो चीज़ें करूँ। तो मैंने कोशिश ये की कि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चले। तो जैसे काम भी मेरा था, मतलब ऑफिशियल में जॉब पे था ये, तो ऑफिस वर्क भी करना था मुझे। उस करने से पहले सुबह सुबह जैसे जितना टाइम मुझे मिलेगा, शाम को जितना टाइम मिलेगा, उतनी पढ़ाई करनी है, और ये सब करते करते घर भी संभालना है। तो ये आप बोल सकते हैं कि धनुष्मान की तरह जिम्मेदारी लेना है। तो मैंने एक कोशिश यही की कि किसी चीज़ के लिए मैं बहाना ना दूँ लाइफ में कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी इसलिए मैं अपना सपना पूरा ना कर सका, या फिर मैं सपने के पीछे भागा इसलिए मैं जिम्मेदारी ना निभा सका। तो मैंने सब चीज़ें मतलब बैलेंस करके करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई सब चीज़ें, वो ड्रीम भी पूरा हो गया, फैमिली भी अच्छे से संभल गई। उस दौरान, ड्यूरिंग दैट मोमेंट, कौन सी चीज़ थी जो आपको इमोशनली पकड़े रखी थी साथ में? उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ थी मेरे सामने कि घर को संभालना है। दूसरी चीज़ क्या थी कि अब्बा ने भी बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे, ख्वाब देखे थे, वो पूरा करना था। और तीसरा ये था कि अगर मैं एस्टेब्लिश नहीं हो गया, तो ना मेरे बहनों की अच्छी शादी हो पाएगी, ना मेरा घर अच्छे से हो पाएगा,
ना मैं मतलब किसी के ऊपर ध्यान दे पाऊँगा। तो ये सब जिम्मेदारी का एक एहसास था दिमाग में। और दूसरी बात ये थी कि ड्रीम था मेरा, तो मैं पागल की तरह उसके पीछे पड़ा था। मतलब चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, मुझे बस वो करना ही करना है। तो बस मैंने ये दिमाग में रखा था कि जब तक मैं वो लाइन क्रॉस ना कर पाऊँ, मुझे रुकना नहीं है। अगर चल ना सका तो मैं कम से कम रेंगते रेंगते तो जाऊँ, लेकिन आई विल क्रॉस दैट लाइन। बस यही चीज़ दिमाग में थी कि सब चीज़ संभालनी है तो मुझे वो लाइन क्रॉस करनी ही पड़ेगी। योर सिस्टर्स आर मैरिड नाउ? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जब आप फैसले लेते हैं, कहीं ना कहीं वो लॉस आपके माइंड में रहता है. इज दैट अ ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड यू टेकिंग सर्टेन डिसीजंस इन योर लाइफ? मेरे लाइफ के सारे डिसीजन जो थे ना, दे वर द रिजल्ट ऑफ द स्कैरसिटीज आई फेस्ड इन माई लाइफ। तो बी दैट सम इमोशनल स्कैरसिटी, फिनेंशियल स्कैरसिटी। बट अभी की बारे में ये चीज़ है कि वो जो डिसीजंस मैंने लिए, बहुत सारे मेरे डिसीजंस गलत भी हो गए। अब वो गलत डिसीजंस लेने से मुझे कुछ सबक मिल गया, और आज जब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है कि मेरे पुराने जो गलत डिसीजंस थे, मेरा जो उस टाइम का स्टैंड था, वो सब चीज़ें देख के मैं आज जो भी मेरे निर्णय होते हैं मैं ले लेता हूँ। और हर एक मामले में, मतलब बीट ऑफिशियल, फैमिली वाले भी या मेरे पर्सनल वाले भी डिसीजंस इसमें। इंटेलिजेंस ज्वाइन करना बिफोर ICLS यू वर इन IB, राइट? जी। एक गांव से लेके IB का सफ़र कैसे डिसाइड किया? इट रैंडम या वाज इट अ वेल थॉट ऑफ थिंग? एक्चुअली आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हो। तो मेरा भी ऐसा था, मतलब मैं उस टाइम पे यूपीएससी भी कर रहा था, स्टेट सिविल सर्विस की भी एग्ज़ाम दे रहा था। तो मीनवाइल 2013 के आसपास वैकेंसीज आई, नोटिफिकेशन आया, तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया था। अब प्रिपरेशन तो यूपीएससी की मेरी चल रही थी, तो लकीली आई वाज एबल टू पास द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। रिटर्न भी मेरी पास हो गई थी, और इंटरव्यू भी था जो होपफुली इसी स्टडी के बेसिस पे मैंने कर दिया था। तो आईबी की एग्ज़ाम या ये सब चीज़ें देना कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था नहीं मेरा। इट वाज जस्ट लाइक ए फ्लो कि आप सभी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपकी एग्ज़ाम निकल गई। अब जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे ज्वाइन नहीं करना, ये मेरे दिल से बहुत लग रहा था। एक होता है ना कि इनिशियल एज में जैसे आप कॉलेज पास करते हो, अच्छे मार्क्स से रहते हो, तो एक एरोगेंस रहता है कि अगर मुझे जाना है तो मैं टॉप पे ही जाऊँगा, बीच में रुकूंगा ही नहीं। तो मेरा ऐसा था कि अगर करना है तो मुझे यूपीएससी करने, बाकी कुछ करना ही नहीं है। और मैंने बोला भी था कि नहीं करूँगा, मतलब ज्वाइन करूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली एक बार क्या हो कि घर से मेरे अब्बा नीचे गिर गए, तो हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब अकेले कमाने वाले, गैरेज बंद उस चक्कर में, तो करे क्या। तो उस टाइम पे फिर एक मजबूरी थी मुझे ज्वाइन करना। और काफ़ी मेरे मतलब दोस्त थे उस टाइम के, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि यार एक बार तो ज्वाइन कर ले, ज्वाइन करके अपना प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर ले, और फिर तेरा तो पढ़ाई वगैरह चलती रहेगी। सो वो एक एक्सीडेंटल डिसीजन था ज्वाइन करना, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और फॉर्चुनेटली इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। IB जैसे स्पेस में जहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें साइलेंस रखते हुए, चीज़ों को प्रिजर्व करते हुए आगे चलना, हाउ डिड यू मैनेज दैट? अब पहली चीज़ इंटेलिजेंस या कोई भी ऐसे एजेंसीज की होती है ना, सीक्रेसी होती है। और वो सीक्रेसी आपका सबसे बड़ा वेपन होता है। अगर मुझे कहीं जगह जाना है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं गाड़ी घोड़ा लेके जाऊँगा, हथियार लेके जाऊँगा। या दूसरा ऑप्शन होता है कि साइलेंटली चला जाओ, चुपचाप, किसी को पता ही ना चले मैं हूँ या नहीं हूँ। मतलब मेरा एग्जिस्टेंस किसी को दिखना ही नहीं चाहिए। तो वो चीज़ें हमें इनकलकेट कराई गई, वो चीज़ें हमने सीखी। और इसके बीच में जो साइलेंस था ना, तो साइलेंस की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो आपको ऑब्जर्वेशन की पावर देता है। जब आप कैओटिक कंडीशन में होते हो, जब आपके दिमाग में कैओस चलता है, तो आप कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, आपके पास में भी नहीं, आपके दूर में भी नहीं। लेकिन जब आपके पास साइलेंस होता है, तो साइलेंस में आप खुद को भी ऑब्जर्व करते हो, बाहर वालों को भी ऑब्जर्व करते हो। और उस बेसिस पे जो आपका जजमेंट होता है ना, वो जजमेंट आपको कभी चूकने नहीं देता है। तो मुझे यहाँ पे काम के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक मैं इंटरव्यू तक चला गया था, तो सबको पता था फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ, तो फिर कुछ कुछ बोले लोग, अरे ठीक है नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे बोलने लगे, अरे तुम्हारा थोड़ी होगा, अब यहाँ पे जॉब कर रहे हो उतना है, ठीक है, आगे का मत सोचो। और नेक्स्ट वाला जब अटेम्प्ट मेरा था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तब मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को भी नहीं। वो बस मुझे, मेरा छोटा भाई, बहन, मेरे अम्मी, ये हम 5 लोग छोड़ के किसी को नहीं पता था। और मेरे क्लोज जो 1-2 दोस्त थे। जब रिजल्ट आया तो एवरीवन वाज शॉक्ड। हर किसी को शॉक लगा कि भाई कैसे, तूने तो बोला था तू तो पढ़ाई बंद करने वाला है, तेरे अटेम्प्ट ये हो गए, ख़त्म हो गया, सब हो गया। मैंने बोला वही है भाई, साइलेंटली मैं करता रहा। तो हर मामले में साइलेंस तो काम आता ही आता है आपको। साइलेंस में अगर हम IB की बात करें, साइलेंस में यूजुअली देन अप्रिसिएशन नहीं होता, मतलब यू वर्किंग इन साइलेंस। सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट टू वर्क विदाउट अप्रिसिएशन? पहली बात तो ये कि जब आप उस जॉब में जाते हो, तो आपको पहले ही अंडरस्टैंड करना होता है कि इट इज़ अ थैंकलेस जॉब। आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा।
तो ये सबके दिमाग में होता है। काम तो डेफिनेटली बहुत तगड़े होते हैं, बट कोई ये विश करके नहीं चलता कि मुझे अप्रिसिएशन मिले या मैं इसके लिए पब्लिकली कुछ इजहार करूँ इस चीज़ का। तो वो चीज़ें मतलब बाय नेचर हमारे पास थी, और बाय कंडक्ट रूल्स भी हमें वो चीज़ें करनी होती है। तो इसका कभी ऐसा गम नहीं लगा हमें कि हमें मतलब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, नहीं जा रहा है। हाँ, हमें इतना पता था कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ है वो सब लोग जानते थे कि भाई ये काम किस तरह से कर रहे हैं और कितना इनके काम का इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हमारे लिए स्टेक होल्डर्स वही लोग थे। तो हमें कोई ना मीडियाबाजी का कोई ज़रूरत था, ना कोई ऐसे पब्लिक अवार्ड्स का ज़रूरत था, कोई भी नहीं कभी। कोई कोई ऐसा एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर आईबी डेज जहाँ पे आपको भी क्यूरियोसिटी हो गई हो या अनसर्टनटी दिखी हो, एंड यू वर ऑल्सो प्रॉबेबली नॉट वेरी श्योर कि इसका आउटकम क्या होगा? कुछ एक्साइटिंग समथिंग, एनीथिंग दैट यू कैन शेयर विद आवर ऑडियंस? अब जैसे आउटकम्स का तो हम बोल नहीं सकते कभी भी किसी का, वो तो आपके इनपुट्स भी आपके पास आने के बाद भी पता नहीं चलता कि एक्चुअल में True, होगा कि नहीं। true. करेक्ट। तो एक दो बार ऐसे हो गए थे, मतलब वो इतना डीप इंटेलिजेंस वाला मैटर नहीं था। तो एक पंचायत वाले इलेक्शंस चल रहे थे अराउंड 2015-16 के आसपास। सो हम लोग पेट्रोलिंग के लिए गए थे, गाड़ी थी हमारी, कांस्टेबल बैठा था। तो एक जगह जब गए हमें इनपुट आया कि वोट बॉक्सेस लेके लोग भाग रहे हैं। तो हम उस गांव में जब गए तो हमें लगा कि साइलेंटली उनको बोल के समझा कि हम बोल दें कि भाई रख दो, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं आपको करने की। हमारी जैसी गाड़ी गई तो वहाँ से फायरिंग हो गया डबल बोर के बंदूकों से। तब वो जैसे गोलियां दिखने लगी, इमीडिएटली हमने ड्राइवर को बोला भाई गाड़ी भगाओ, आप घुमाओ यहाँ से इमीडिएटली, ये डब्बा लेते क्या करते कुछ नहीं, तब तक हम बाकी इन्फॉर्मेशन मंगवा लेंगे। तो हमने वहाँ से गाड़ी घुमाई, सेफ जगह आ गए, बाकी फोर्स मंगवा ली, फिर वो सब चीज़ें रिकवर हो गई। तब ऐसा लगा था कि भाई क्या पता थोड़ा और आगे जाते और पब्लिक में घुस के अगर हम बोलने जाते तो पता नहीं कहाँ से भी गोली चलती थी। हाँ, अनसर्टेनिटी थी वहाँ पे। हाँ, तो आप लोगों के पास तभी इक्विपमेंट्स थे या आप लोग हम इक्विपमेंट कभी नहीं रखते साथ में, अच्छा, कभी नहीं, क्योंकि आपको यही बोला ना सिविलियंस? कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस एरिया में आप अपने कवर में रहते हो, आप मर्ज होकर रहते हो, वहाँ पे अगर आप वेपन्स या कोई अगर ऐसी चीज़ लेके जाओगे तो डेफिनेटली सामने वाला समझ जाएगा कि ही इज़ फ्रॉम सम फोर्स या पुलिस डिपार्टमेंट। और हमें तो ये भी पता नहीं चलने देना है ना सामने वाले को कि भाई आप किसी जगह काम भी करते हो। इस तरह से आपका वहाँ पे मूवमेंट होना चाहिए कि आसपास बैठने वालों को भी ना समझे। तो हम इस तरह से जाते थे। 7 साल आपने आईबी में काम किया है। सिस्टम के बारे में, लोगों के बारे में, इंसानों के बारे में 7 सालों में आपने क्या सीखा? सिस्टम के बारे में अगर बोला जाए तो ये मैंने चीज़ देखी कि सिस्टम हमेशा अलर्ट पे रहती है कॉन्स्टेंटली, चाहे लोग जाग रहे हो, सो रहे हो, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन चलता रहता है और हर जगह नज़र रखी जाती है सो दैट कोई लॉ ऑर्डर का इशू ना हो। ठीक है। दूसरा जैसे लोगों की बात, तो इसमें लोगों की बहुत सारे वीकनेसेस हमें देखने को मिल जाते थे। लोगों का ईगो किस तरह से सेटिस्फेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें। फिर हम ये देखते थे कि लोग किस तरह से मैनिपुलेट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के सामने रोटी और मज़हब रखो तो लोग कौन सी चीज़ चूज़ करेंगे। अब वो लोगों का सिलेक्शन जो होगा वो किस फैक्टर्स पे होगा। उसके बाद एट द सेम टाइम लोग अपना जो डिसीजन लेते हैं हर मामले में, मतलब चाहे वो रिलीजन के मामले में हो, पॉलिटिकल मामले में हो, इकोनॉमी के मामले में हो, उनके पीछे के फैक्टर्स क्या है। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी जानने को मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होता है। तो ये ग्रास रूट लेवल पे जाके हमें जानने को मिला हर जगह पे। आईबी से आईसीएलएस का सफ़र, वाज इट अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन और वाज इट समथिंग दैट यू वर प्लानिंग सिंस फॉरएवर? डेफिनेटली इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करना तो ये मेरा गोल था ही। हालांकि एम था आईएएस आईपीएस या कोई भी सर्विस मिलना, तो कुछ मार्क्स से मेरा रह गया, बट आई गॉट आईसीएलएस और मैंने वो ज्वाइन कर लिया। अब इसमें क्या है कि जैसे डिसीजन लेने के पीछे के फैक्टर जो होते हैं कि व्हेन आई वाज इन आईबी तो वहाँ पे मैं ग्रुप बी ऑफिसर था। ठीक है। अब ग्रुप बी ऑफिसर है, आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, शैडो में आप काम कर रहे हो। अब आईसीएलएस में आने के बाद ये रहा कि आईसीएलएस इज़ लाइक ब्रह्मा विष्णु महेश ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो उसमें आपको कॉर्पोरेट सेक्टर के रूल्स भी बनाने हैं, आपको वो रूल्स अप्लाई भी करने हैं, उसकी पनिशमेंट भी आपको देनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आईसीएलएस में मिली। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो स्टेक होल्डर्स थे जो प्रॉपर इम्पैक्ट कर सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी में, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। और तीसरा फैक्टर इसमें ये था कि इट इज़ ए सेंट्रल ग्रुप ए सर्विस, जिसको आप सुपर क्लास 1 बोलते हैं। तो जाहिर सी बात थी कि ये मेरा प्रीवियस जॉब से प्रेजेंट जॉब में आना, इट वाज ए ह्यूज अपग्रेड इन माय करियर प्रोफाइल। तो वो मैंने कर लिया। और आगे की बात ये कि जैसे अगर वहाँ पे मैं रहता तो माय रिटायरमेंट वुड बी असिस्टेंट डायरेक्टर इन द प्रीवियस जॉब।
और यहाँ पे मैंने ICLS में द फर्स्ट डे ऑफ माई ट्रेनिंग आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिसर ट्रेनिंग. तो आई कैन रीच अप टू द डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी रैंक, जो वहाँ पे पॉसिबल था नहीं. और जिस तरह के मैं अभी फॉर एग्जांपल मुंबई में रह रहा हूँ, कॉर्पोरेट इतने सारे मैटर्स आ रहे हैं, वी आर डीलिंग विद दोज मैटर्स, तो लगता है कि अपना भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एज ए इंडिविजुअल, एज एन ऑफिसर. आपका भी ओपिनियन वहाँ पे काफ़ी मैटर करता है. यहाँ पे मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मुझे अपनी डिसीजन देनी है, मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखना है. और मेरा हर एक डिसीजन इट्स लाइक एन एक्ट इन दैट सर्कमस्टांस. ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल चीज़ क्या थी आपके लिए? अनकंफर्टेबल अगर बोला जाए तो आई एम ए मैन ऑफ फील्ड. मुझे फील्ड में काम करना बहुत पसंद है. मतलब जितना मैं टाइम वहाँ पे रहा, दिन हो रात हो, जब भी कोई मैटर हुआ 2 बजे 3 बजे, आई वॉज ऑलवेज रेडी. तो उस चीज़ का एक टशन था, एडवेंचर काफ़ी था. तो वो शौक यहाँ पे था कि इट इज़ जस्ट लाइक मतलब ब्यूरोक्रेटिक जॉब है, डिसीजन मेकिंग वाला जॉब है, आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो. जबकि वहाँ पे प्रीवियस जॉब में मैं इधर उधर घूमता ऑन रहूँगा, द फील्ड्स, कहीं ना कहीं काम चलता रहेगा. तो वो थ्रिल जो थी ना, मुझे लगा कि शायद मैं वो थ्रिल मिस कर रहा हूँ करके. तो जब यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, बट यहाँ आने के बाद आई सॉ कि यहाँ के काम का भी अलग एडवेंचर है. यहाँ पे जो जितने सारे केसेस आपके पास आते हैं, आप डील करते हो, दे हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. तो एक फ़र्क है. बट स्टिल आई विल फील कि जो वहाँ पे मुझे रात में 2 बजे भी आप उठाओ तो मैं जाता था ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है. लोग इसको बोल सकते कि आप सुकून की ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे हो, आराम से, मतलब रात की नींद आपको मिल रही है, बट वो मज़ा अलग था. रात में 2 बजे वहाँ के किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाके चाय पी रहे हैं, कहीं इधर भाग दौड़ हो रही है, हमारी बॉर्डर्स पे जा रहे हैं, तो वो अलग लेवल का मज़ा. पर्सनालिटी पूरा रीडिफाइन कर दिया. पर्सनैलिटी टोटली रीडिफाइन हो गई. अब मतलब वहाँ पे आप खुद की पर्सनैलिटी भी उस तरह से रखते हो. अब यहाँ आने के बाद थोड़े असर हो जाते हैं कुर्सी पे बैठ बैठ के आपको, तो वो फ़र्क तो दिखता ही है. क्योंकि जब वहाँ पे था तो कांस्टेंट फिटनेस पे भी ध्यान रहेगा आपका, अलग अलग स्किल डेवलप करते रहोगे वहाँ पे आप आपके काम के हिसाब से. अब यहाँ के ऐसा कि इट्स मोर लाइक एकेडमिक एंड जुडिशियल वर्क. करेक्ट. करंटली डेप्यूटी डायरेक्टर. आई विल बी प्रमोटेड. हाँ, you'll be promoted to Yes. deputy director and deputy director western region MCA, Ministry of Corporate Affairs. इस अथॉरिटी को अभी आप कौन सी लेंस से देखते हैं? अभी इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स दैट रेगुलेट दिस कॉर्पोरेट सेक्टर. और जैसे मुंबई का जो ऑफिस है, द रीजनल डायरेक्टर वेस्टर्न रीजन, सो ही लुक्स आफ्टर 3 states, महाराष्ट्र, गोवा एंड दमन दीव. सो अराउंड 6.5 lakh कंपनीज आर अंडर दिस ऑफिस. तो इन कंपनीज का प्रॉपर कॉर्पोरेट रेगुलेशन करना, ऑल द मर्जर एंड एक्विजिशन मैटर्स, उसके बाद आपके जो कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड है, देन शिफ्टिंग करना, एट द सेम टाइम आपका इंसॉल्वेंसी वाले जो मैटर्स है, लिक्विडेशन वाले, वो चीज़ें देखना, फिर इन्वेस्टिगेशंस हो गए, इंस्पेक्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें ये ऑफिस के थ्रू देखी जाती है. दूसरा है कि इन द NCLTs, हाई कोर्ट्स, हम लोग यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये बड़े बड़े मैटर्स होते, तो वी गेट द एक्सपीरियंस कि टॉप के लॉयर्स के सामने आप खड़े होकर आर्गूमेंट कर रहे हो. दूसरी चीज़ कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर हेल्पिंग द कॉर्पोरेट सेक्टर टू ग्रो. और दूसरा एक रोल होता है सर्विस का कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से कैसे आप निभा सको. क्योंकि कॉर्पोरेट में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी पे होता है. और हमारा वही काम होता है कि हर हाल में टू प्रोटेक्ट द कॉर्पोरेट सेक्टर फ्रॉम दिस मलाइसिस. तो ये चीज़ यहाँ पे मिलती है. और इसी इसमें फिर काफ़ी मूवमेंट्स भी होते रहते हैं, कहीं आना जाना, ये सब चीज़ें होती है. एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कॉर्पोरेट्स की, स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर उनके यहाँ पे बढ़े. तो जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, इनकी भी बहुत सारी स्कीम्स होती है. तीसरा पार्ट है कि प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो हम 5 साल में 2 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दे रहे हैं इन अराउंड 500 टॉप लिस्टेड कंपनीज ऑफ इंडिया. तो उसमें से अराउंड 180 कंपनीज हमारे अंडर हैं. तो वो कंपनी से रेगुलर इंटरेक्शन, उन बच्चों से रेगुलर इंटरेक्शन, और इस चीज़ों के लिए जो काम करने का जो मज़ा आता है वो भी जस्ट लाइक ए फील्ड ऑफिस ओनली. तो लोगों से आपको मिलना होता है, लोगों के इश्यूज़ क्या है वो समझने को आपको हेल्प होती है. कॉर्पोरेट से उनकी हेल्प आप कर लेते हो, स्पेशली आपको शेयर होल्डर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करते हो. तो ये बहुत सारा डोमेन है. जस्ट लाइक कि हर एक अपना, जैसे फॉर एग्जांपल द IAS दे विल लुक आफ्टर द लैंड लॉज एडमिनिस्ट्रेशन, IPS पीपल दे विल लुक आफ्टर दिस इंडियन पिनल कोड, IRS people they will look after this tax domain, and for us ICLS officers who will be looking after the corporate sector. तो हर एक का वर्टिकल से, तो
वी आर इन दिस वर्टिकल. तो राइटली सेड कि इट्स ब्रह्मा विष्णु महेश ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर. करेक्ट. आप इंटर्नशिप के बारे में कह रहे थे. जी मैम. कितने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इंटर्नशिप्स मिल चुकी है एंड ये इंटर्नशिप्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा जो स्टूडेंट्स को मिल रही इसका स्कीम का बेसिक ये है कि मैम 1 साल के लिए आपको इंटर्नशिप मिलेगी. है? ओके. आपको 6,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ वाला. तीसरा इसमें ये है कि अलग अलग जो कंपनीज हैं उनके अलग डोमेन्स हो गए. फॉर एग्जांपल किसी कंपनीज का बैक ऑफिस होगा, किसी कंपनीज का फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर वाला होगा. ये चीज़ें आपको मिलेगी. और इसमें अराउंड अगर देखा जाए तो 70-80,000 तक तो बच्चों को तो अभी मुझे कंटिन्यूसली चल रहा है. तो इट हैज़ क्रॉस अराउंड 2 लाख के आसपास तो हो गया 2 है. लाख स्टूडेंट्स का. हाँ. और किस तरीके के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हु ऑल कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप स्कीम? इसका एलिजिबिलिटी के लिए आई थिंक 24 साल तक की एज है. ओके. और जो कॉलेज पास आउट्स है उनके लिए ही है, ऑल डिग्रीज वाले. ओके. ओके. कॉलेज पास आउट मतलब ग्रेजुएट्स के लिए है? हाँ, ग्रेजुएट्स के लिए है. बस आप ग्रेजुएशन में मतलब आपका कॉलेज चालू नहीं रहना चाहिए. अच्छा. हाँ, जैसे आपने कॉलेज खत्म कर लिया, यू कैन अप्लाई फॉर इट. सो दे वांट कि आप पूरा साल भर ऑन फील्ड रहे उस कंपनी के साथ, आप वहाँ पे काम करें. नॉट लाइक कि मतलब आप कॉलेज में कॉलेज भी कर रहे हो और इंटर्नशिप भी कर रहे हो. तो प्रॉपरली मतलब ये है ना कि आप अपने यहाँ पे बच्चे ग्रेजुएट होते हैं बट एम्प्लॉयबल नहीं हो पाते. सो बेसिक थिंग इज दैट कि आप कॉलेज से जैसे बाहर निकलो, आप ये प्रॉपर ट्रेनिंग लो इन टॉप की कंपनीज में, सो दैट आपकी एम्प्लॉयबिलिटी आपको अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग कर सको, जो कि आपको बाहर अच्छे से जॉब वगैरह मिल जाए. This might be a lucrative thing for tier 2 cities or tier 3 cities, but when we talk about city like Mumbai, I am a professor myself and I am associated with MBA college, but when we talk about degree college, students को packages मिल रहे. They are getting per month 18,000, 20,000, 25,000, at times 40,000. Do you think in city like Mumbai this scheme can be a success? द फर्स्ट थिंग इज कि ये जॉब वाली स्कीम नहीं है, इट्स अ स्कीम फॉर इंटर्नशिप. तो आप अगर जॉब कहोगे तो डेफिनेटली आपको तो जॉब में सैलरी तो ज़्यादा मिलेगी. इवन इफ़ यू गो एज ए वॉचमैन और ड्राइवर 20-25 हज़ार तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, बिकॉज इट्स अ जॉब. और हमारा जो टारगेट है ना, ट्रीट देम एज एन इंटर्न. तो उनको प्रॉपरली साल भर आप ट्रेन करो. और स्टाइपेंड देने का मकसद है कि आपका छोटा पर जो बेसिक खर्चा है वो सब दे विल बी एबल टू हैंडल इट. अब जैसे आपने सिटीज़ का कहा, मुंबई जैसे सिटीज़ में, सो मेनी बिग कंपनीज जिनके मुंबई के बाहर भी इनके आउटलेट्स है, मुंबई के बाहर भी इनके मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, तो वहाँ पे उनको रखा जाता है. और कॉर्पोरेट सेक्टर उनका CSR का काफ़ी पैसा इसमें खर्च कर रहा है. दूसरी बात इसमें यह है कि वो लोग बच्चों का आने जाने के लिए भी बसेस भी रख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका वन टाइम का खाना भी रख रहे हैं. और जिनके पास रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ है तो बच्चों को रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी वो दे रहे हैं. तो थिंग इज़ कि अभी उनको जॉब की ज़रूरत नहीं, अभी उनको इंटर्नशिप दे के उनको प्रॉपर ट्रेन करना है. तो ट्रेनिंग फेज में उनको जो स्टाइपेंड मिल रहा है, सो स्टाइपेंड दैट्स फाइन फॉर देम. अगर आप जॉब की बात कहेंगे तो फिर इट्स टोटली डिफरेंट थिंग. As you mentioned a few minutes ago that you have around 5 to 6 lakh companies under MCA in the 3 states. What is the percentage of companies, tentative percentage of companies who are generating income of 100 CR plus annually? Actually, we do not have that filter for that data. Okay. But I can say out of 6.5 lakh companies, no, around 4.5 lakh companies are active. That means they are filing their annual returns regularly. Acha. And other companies, many of them, they have not filed or they are in a dormant situation. Okay. So that they will file only when their income start generating. रमज़ान आपके लिए सिर्फ एक इबादत का महीना है या पूरा इंटरनल रीसेटिंग रीवायरिंग होता है? मैडम दोनों है. मतलब इबादत तो आप पूरे रमज़ान में तरावी पढ़ते हो, नमाज रहती है आपकी, और रीसेट जो है कि रोज़े से आपका दिमाग भी रीसेट होता है और आपकी बॉडी भी रीसेट होती है. तो ये दोनों चीज़ें रमज़ान में होती है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि रमज़ान में कोई भी गलत ख्याल आपके दिमाग में नहीं आता है, ना कोई गलत चीज़ करना है, ना किसी के लिए गलत करना या सोचना भी है. तो इस महीने में इट्स लाइक मतलब आपका पूरा डिटॉक्स कर देता है, पूरा माइंड हो, आपकी बॉडी हो. पब्लिक सर्विस में नियत का क्या रोल है? लेकिन नीयत बहुत बड़ा वर्ड है मैम. तो ये आपके पर्सनल लाइफ में भी है, पब्लिक सर्विस में भी है. अब जैसे आपने पब्लिक सर्विस में बोला, तो नीयत का मतलब एक है कि आप किस इंटेंशन से काम कर रहे हो. बिल्कुल. ठीक है. तो इसमें एक महात्मा गांधी जी का एक टैलिस्मैन है. तो किसी ने महात्मा गांधी को पूछा कि गांधी जी, हम कोई डिसीजन अगर लेना है तो कैसे ले. तो गांधी जी ने एक टैलिस्मैन दिया. वो ऐसा था कि अगर आप कोई भी डिसीजन लो तो आप सबसे पहले उस आदमी को सोचो या देखो जो आपको लगता है दुनिया का सबसे कमज़ोर आदमी है,
और फिर आप सोचो कि आपका कोई भी डिसीजन हो ये इस इंसान पे किस तरह से असर करेगा इन ए पॉजिटिव वे। तो वो नीयत आपके काम में भी आती है। जैसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि मैं सामने वाले को क्या सॉल्यूशन दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर सामने वाला कोई गलत कर रहा है और अगर मेरे पावर्स में है उसको रोकना, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे वहाँ पे रोकना है। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि आपके काम करने की नीयत ये होनी चाहिए कि मैं कितना भी अच्छा काम करूँ, आई शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड। क्योंकि जो अपने यहाँ पे बोला जाता है नेकी कर दरिया में डाल, बस बेसिकली ये चीज़ है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह से रहना है। रमज़ान के वक्त आप किस चीज़ से डील करने में ज़्यादा दिक्कत होती है, थकान से या ईगो से? देखिए, यूपीएससी और ये सब करने के बाद ईगो तो कुछ बचा नहीं है। रही बात रमज़ान की, तो थकान से ही ज़्यादा डील करना पड़ता है, क्योंकि रोज़े रखो फिर दिन भर काम करो। अब जब अब्बा थे तो मैं रोज़ा रखता था तो अब्बा मेरे पीछे पीछे घूमते थे दिन भर कि ये कहीं चक्कर वगैरह आके गिर ना जाए करके। हाँ, तो ये डेफिनेटली थकान से ही ज़्यादा डर लगता है। बट 4-5 रोज़ों के बाद मुझे लगता है ये नॉर्मल हो जाती है चीज़ें काफ़ी। आपको लगता है सही नीयत से किए गए काम भी इबादत की तरह होते हैं? डेफिनेटली मैम, क्योंकि सही नीयत आपकी तभी होती है जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, खुद के लिए अच्छा सोचते हो। और जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो तो डेफिनेटली आप उनके लिए कोई गलत काम करोगे ही नहीं। और जब गलत काम नहीं करोगे, आप किसी की हेल्प करोगे, तो जाहिर सी बात है वो इबादत ही है। वहाँ पे आपका ईमान दिखता है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में रह के भी अगर हम किसी लोगों की ऐसे मदद कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इबादत है। क्योंकि इबादत बस आप नमाज पढ़ने से इबादत को नहीं जोड़ सकते, इबादत हर चीज़ में है। बिल्कुल। जी, जहाँ जहाँ आप लोगों की मदद करने का सोचोगे वो आपके लिए इबादत है। रमज़ान अगर एक खुशबू हो, इफ़ यू सी रमज़ान एज अ फ्रेग्रेंस, उसमें किस चीज़ की आपके लिए महक ज़्यादा होगी? रमज़ान को अगर आप खुशबू के हिसाब से देख लो तो मुझे लगता है मेहनत की खुशबू ज़्यादा दिखेगी। तो वो मेहनत आपके रोज़ों के लिए है, वो मेहनत आपके तराबियों के लिए है, वो मेहनत आपके लोगों के मदद के लिए है, और वो मेहनत आपकी जो आप ज़कात लोगों के लिए करते हो उसके लिए है। मेरे टाइम पे ऐसा था, मतलब जब हम इस्लामपुर सांगली में थे तो रमज़ान के टाइम पे बहुत बार घर पे पैसे वगैरह नहीं होते थे, तो लोगों की मदद होती थी। फिर अब्बा भी मेहनत करते थे काफ़ी गैरेज में, लेकिन उनका ये था कि अगर वो खाना खा रहे और कोई अगर भूखा आदमी दिख जाए तो वो अपनी थाली उसको दे देंगे, वो बोलते कि मेरा तो ऊपर वाला देख लेगा। तो ये खुशबू मुझे आज भी आती है, मतलब रमज़ान अगर बोलोगे आप तो ये खुशबू है रमज़ान की मेरे लिए। Has the meaning of Eid evolved over the years for you? जो यस डेफिनेटली, इन चाइल्डहुड डेज इट वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। देन कॉलेज डेज में उसका डिफरेंस थोड़ा थोड़ा हो गया, बिकॉज आई वाज एबल टू सी कि ओनली टू सेलिब्रेट ईद हाउ मच माई फादर हैज़ टू स्ट्रगल, वो कपड़े लेने के लिए, वो फिर सेवैया लाने के लिए। एंड आई व्हेन आई केम टू दिस जॉब एंड आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर, सो दैट न्यू डिफरेंस इज़ टोटली डिफरेंट फॉर मी। कि मतलब अभी ईद मुझे अगर मनानी तो इट्स फॉर माई फैमिली, और उन सबको इकट्ठा रखना है, साथ में रखना है। तो यस, तो चाइल्डहुड का एक्साइटमेंट और अभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो ओवर द ईयर्स ईद्स द मीनिंग ऑफ द ईद इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, क्या आपको लगता है कि जो कंस्ट्रेंट्स है मार्केट में रिसोर्सेज के या अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी के, आपको लगता है कि उन सारी कहानियों की भी कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है? इज़ दैट बिल्डिंग प्रेशर और क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसमें तो एक सबसे बड़ा फैक्टर की सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, जो मतलब एडवर्सिटीज़ हमने देखी है, तो एक चीज़ दिमाग में रहती है कि अगर कोई इसी सेम बैकग्राउंड से अगर कोई आ रहा है तो उसको आप सपोर्ट करो। एटलीस्ट लोगों को ये बोलो कि आपके पास कुछ भी ना हो तो आप बस जज्बा रखो, हौसला रखो, चीज़ें लाइफ में आपके हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहाने देने लगते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मतलब मेरी सिचुएशन उस तरह से नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तब उनको बोलना पड़ता है कि भाई ये सब चीज़ें आपकी सही है, लेकिन आप मेहनत करो, डेफिनेटली आपकी चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएगी। और रही बात जिम्मेदारी की, तो यस, जिम्मेदारी तो डेफिनेटली है कि जहाँ पे भी जाओ, जैसे स्कूलों में जाता हूँ मैं स्पीच देने वगैरह, तो मैं यही चीज़ सबको बोलता हूँ कि इन चीज़ों से मैं उभर के यहाँ तक आया हूँ। नॉट नेसेसरली यूपीएससी, लेकिन लाइफ के हर चीज़ में, हर सेक्टर में आप वो चीज़ कर सकते हो। बस आपको क्या है कि राइट डायरेक्शन रखनी है, राइट फेथ रखना है, आपका भरोसा रखना है खुद के ऊपर, तो डेफिनेटली हो जाएगा। और बर्डन की बात ये कि कभी कभी ऐसा
लग भी जाता है कि हम अगर बच्चों को बोल भी रहे तो ये तो नहीं कि हम बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, मतलब बच्चों को नेसेसरीली ज़रूरी नहीं कि हर किसी को आप वो चीज़ें बोलो और उस चक्कर में बच्चे अपना यूथ ख़राब कर दे। तो वो भी चीज़ें दिमाग में आती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये करते हैं कि ये स्पीच देते, स्पीच देने के बाद बच्चे उसी डायरेक्शन में जाएंगे और यूपीएससी फेल हो जाएगी, एमपीएससी फेल हो जाएंगे। तो अपने कहने का एक ही मकसद रहता है कि भाई आप जिस फील्ड में जाओ बस आप खुद पे भरोसा रख के काम करो। वो सिर्फ यूपीएससी एमपीएससी नहीं कि जो आपकी लाइफ डिफाइन करेगी, आपकी हर वो चीज़ आपको डिफाइन करेगी जिसमें आप एक्सपर्ट हो या जिसमें आप अच्छा करना चाहते हो। जब सिस्टम स्लो हो और लोग इम्पेशेंट, आप खुद का क्लैरिटी और स्ट्राइक कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, सिस्टम स्लो नॉर्मली चलो एक परसेप्शन होता है लोगों में, बट सिस्टम्स में भी बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। ट्रू। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार आपके इंक्लूजन एरर्स होते हैं, आप गलत लोगों को इंक्लूड कर लेते हो। बहुत बार आपके एक्सक्लूजन एरर्स होते हैं, आप सही लोगों को निकाल देते हो। तो वो चीज़ें ना हो इसलिए सिस्टम को हर तरीके से चीज़ें चेक करनी होती है। फिर वो चाहे आपका किसी स्कीम के लिए आपका बेनिफिशियरी होना, या किसी कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई ऐसे ई फॉर्म्स आ रहे हैं तो वो चीज़ें हम सिर्फ हमें रैपिडली करना है इसलिए हम नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ जहाँ पे लोग इम्पेशेंट, मतलब लोगों आपके अपने इम्पेशेंस की बात की, तो कोशिश यही रहती है कि हर चीज़ें टाइमली हो जाए। कभी कभी उसमें डिले हो जाता है, बट एट द सेम टाइम वी विल इंश्योर कि वो डिले का आपके नुकसान ना हो कोई भी। तो ये चीज़ें रेगुलर होती है, करना ही पड़ता है। बट ये बात तो डेफिनेटली बोलोगे कि सिस्टम्स विदाउट चेक्स एंड बैलेंस फंक्शन नहीं करेगी कभी भी। तो उनके लिए हर वो स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है, हर वो शख्स इंपॉर्टेंट है जो वेट कर रहा है कि मुझे कोई फ़ायदा या बेनिफिट मिले सिस्टम से। पावर के साथ ह्यूमिलिटी को ज़िंदा रखना किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझ में लेना चाहिए कि जो आपको पावर मिली है वो आपकी पावर नहीं है, रादर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब जिस कुर्सी में मैं बैठा हूँ वो कुर्सी मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। और जब आपको ये एहसास होगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है तब आपके पास ह्यूमिलिटी आएगी आएगी। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि नहीं ये तो मेरी पावर है, ये मेरा प्रिविलेज है, तब आपके अंदर एरोगेंस आ जाएगा। तब आप ये सोचोगे कि अरे मेरे वजह से इसका काम रुका है, मैं और रुकूंगा। और इसमें भी दो फैक्टर है। अब अगर मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर मैं सोचूं यार मेरी वजह से इसका काम रुका है, मुझे करना पड़ेगा, तो मैं डेफिनेटली ह्यूमिलिटी से काम करूँगा। और अगर मेरे अंदर वो एरोगेंस आ गया, अरे मेरी वजह से इसका काम रुका है, देखता हूँ ये कैसे करता है, तो वहाँ पे आपकी ह्यूमिलिटी नहीं रहेगी। वहाँ पे आपका स्टेक होल्डर भी परेशान हो जाएगा और आप भी डेफिनेटली आपकी ईगो के बबल में रहोगे। तो यस, पावर को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो तो डेफिनेटली ह्यूमिलिटी आ ही जाएगी आपके अंदर। आज आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? आज देखिए, अगर इस स्टेज पे अगर आपको बोला जाए तो सक्सेस इज़ लाइक डेली टारगेट्स आपके जो है पूरे करो, फैमिली को हैप्पी रखो, और तीसरा है कि दोस्तों के सर्कल में अपना टाइम बिताओ। ये अभी के लिए है। आज जब आप आपकी दादी के चाय की दुकान पे जाते हैं और अगर वहाँ किसी छोटे बच्चे को देखते हैं जो खुद की लाइफ आपकी लाइफ से कंपेयर कर रहा है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही बोलूँगा, भाई पहले स्कूल जाओ, स्कूल ज्वाइन करो, क्योंकि एजुकेशन में जो पावर है वो कहीं पे भी नहीं है। अगर आपको बिजनेस भी करना है तो आप एजुकेशन लो कि बिजनेस करो, बिकॉज आपका जो माइंडसेट एजुकेशन के बाद बदलेगा ना, वो आपको एक्सपोनेंशियल लेवल पे काम करने को मजबूर करेगा। नॉर्मली अगर बस ऐसे मुझे लगे कि बस मुझे काम करना है, पैसा कमाना है, तो मैं चाय की एक दुकान डालूंगा। प्रॉपर एजुकेशन लेके अगर मैं सोचूंगा तो मैं ये करूँगा कि भाई मेरी चाय की बड़ी फ्रेंचाइजी हो, 10-15 जगह पे मेरे चाय की दुकानें हो, वहाँ पे मैं लोगों को एम्प्लॉय करूँ। तो एजुकेशन इज़ मस्ट। और जो बच्चा मतलब उस स्टेज पे मैं देखता हूँ तो मुझे उसको इतनी चीज़ बोलता हूँ कि कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारो। लाइफ में बुरे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन भी आ जाएंगे, बस ये समझ लेना कि ये साइक्लिकल चीज़ है। और अगर आज तुम बुरी चीज़ देख रहे हो तो डेफिनेटली याद रखो, योर फ्यूचर विल बी वेरी मच बेटर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा लाइट बनाने के लिए वील जी। कम ऑन टू द रैपिड फायर अरे राउंड। बाप रे। गांव या शहर? अभी तो शहर। साइलेंस या स्ट्रेंथ? साइलेंस इज द स्ट्रेंथ। सबर या शुक्र? सबर। पावर या पर्पस? पर्पस, उसके लिए पावर चाहिए। एक आदत जो आपको ज़मीन से जोड़ कर रखती है? गांव में जाके लोगों से मिलना जितना हो सके। एक चीज़ जो आप सोचते हैं लोग आपके बारे में समझ जाए आपके बिना कहे? मैं जब साइलेंट रहता हूँ तो बस वो साइलेंस के पीछे का मकसद समझ लो, रीज़न समझ लो। अगर लोगों को लग रहा है कि ये कमज़ोर है करके साइलेंस रह रहा है तो
it's definitely not that case. What do you value the most in a relationship? Loyalty. How do you define loyalty? एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रहो, What does it take for someone to truly earn your trust and confidence? उस गद्दारी मत करो. Do you have any unfinished business with someone very important in your life? And how are you dealing with that? अम्मी को हज को लेके जाना है, तो चल रही है कोशिश, इंशाल्लाह लेके जाएगी जल्दी. If you were to die tonight, what is the one thing you'd regret not having said to someone? आई कुड नेवर से आई लव यू टू माई फादर. अब्बा को कभी बोल नहीं पाया मैं लास्ट में तक. सो मम्मी को तो है पता है सब, बट बाप और बेटे का ऐसा रहता है कि बेटा कभी बोल नहीं पाता है. और बीइंग द एल्डेस्ट सन ऑफ माई फैमिली, तो वो एक अलग ही पेन और रिग्रेट होता है. तो आई विश कि शायद मैं वो बोल पाता. ये रिग्रेट रहेगा मेरा डेफिनेटली लाइफ टाइम. What was the riskiest decision you ever made in your life? व्हेन आई लेफ्ट दिस असिस्टेंट कमांडेंट सर्विस नो, मैं आईबी में था, मेरा सिलेक्शन एज ए डिप्टी एसपी हो गया था असिस्टेंट कमांडेंट करके. सो आई डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन दैट फोर्स बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. और उस टाइम पे आई आस्क्ड माई अम्मी, तो अम्मी सेड कि अभी तुम्हारी हमें ज़रूरत है बहुत, सो प्रिपेयर करो यूपीएससी का, उसमें चले जाना, डोंट गो देयर. सो दैट वॉज अ रिस्की डिसीजन. The best day of your life? The result of civil service exam, 24th September 2021. And the worst day of your life? Father's death, 8 November 2017. Now you have to tell me what comes to your mind when I say the following words: patience, UPSC, love, home, love, hate, relatives, freedom, books, patriotism. Indian. Thank you so much, Mr. Altaf, for taking your time out from the busy schedule and sharing your valuable insights with our audience. On this note, we have a bag full of fragrances for you by you very our much. sponsor, Ahmed Al Maghribi. That's why the theme is fragrance of Ramzan. Huh? Thank you so much, ma'am. This is for you. Thank you very much. Thank you.